हेलो। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन 8 का क्वेश्चन नंबर 177 से। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 177 नंबर कि भारत विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। क्योंकि भारत में विविधता है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, है ना, अलग अलग रंग के, लेकिन फिर भी सब एक है। तो ये क्यों है, इससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखो इसका है कि देखो, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसमें विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी सब में एकता का एक भाव स्पष्ट है अपने देश के प्रति। ठीक है, जिसको हम इसी को कहते हैं क्या, कि भारत विविध है पर भी फिर भी एक है। यानी कि विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। सब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर सब लोग अलग अलग हैं, पर आपस में कभी एक दूसरे से मतभेद नहीं करते हैं, सब लोग एक रहते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं भारत विविधता में एकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताएं। अथवा कश्मीर समस्या क्या है, अथवा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, स्पष्ट करें। यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य है हमारा, वो भारत का एक अभिन्न अंग है, कैसे है इसको बताना है। ठीक है, या कश्मीर की जो समस्या है वो क्या है उसको बताना है। ठीक है, तो देखो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने, हमारी जो सरकार है, उस सरकार ने 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था और वहाँ उसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चेंज कर दिया था, जिससे वहाँ की बहुत सारी समस्याएं ठीक हो चुकी है ना। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। मतलब ज़्यादातर चांस है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो इसको बता सकते हैं कि देखो, जब भारत आज़ाद हुआ, हमारा देश जब गुलाम था, गुलाम से जब आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। यानी देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को इंडिया को, यानी कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर जो हिस्सा है, उस क्षेत्र में राजा हरि सिंह का शासन था। ठीक, जब शासन चल रहा था राजा हरि सिंह का, तो 1947 में ही क्या हुआ कि कश्मीर के पश्चिम इलाके से कुछ मुस्लिमों ने क्या कर दिया कि उस पर आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर। तो जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण हुआ तो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत से सहायता मांगी। तो भारत ने क्या किया कि सहायता करने से इनकार कर दिया और कहा कि सहायता करेंगे कब, जब आप हमसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और भारत का आप अंग बन जाएंगे तब। यानी कि जो राजा हरि सिंह थे, उनको कहा गया कि आप एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए ताकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ना, और उसके बाद ही हम आपको सहायता देंगे। ठीक, तो क्या हुआ कि जो राजा हरि सिंह थे वो 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को
क्या किए कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और जब हस्ताक्षर किए तब क्या हुआ कि भारतीय सेना गई जम्मू कश्मीर में और जा कर के उन लोगों से युद्ध की, जो पश्चिमी इलाके के जो आक्रमणकारी थे उनसे युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि उनको हटा दिया गया, और यानी कि पाकिस्तान, पश्चिमी इलाका मतलब पाकिस्तान से लोग थे, तो पाकिस्तान हार गया और उनको हटा दिया गया, युद्ध को विराम कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1949 में। जब युद्ध विराम हो गया तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया कि भारत का अंग रहेगा, है ना। अब उसको क्या किया गया कि उसको जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया, यानी कि उसको कुछ विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया कि वहाँ की झंडा अलग होगा, संविधान अलग होगा, सरकार अलग होगी, है ना। अब क्या, और इसको करके और उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। और जो नेशनल कांग्रेस के एक नेता थे श्री शेख अब्दुल्ला, उनको जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया, प्रधानमंत्री यानी पीएम। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि प्रधानमंत्री तो देश में होते हैं, ये फिर राज्य में कैसे प्रधानमंत्री हो गए। तो देखो, राज्य में प्रधानमंत्री यहाँ पे इसलिए हैं कहा गया क्योंकि ये जम्मू कश्मीर जो था एक अलग ऐसा राज्य था जिसका अपना एक संविधान था, अपना एक संसद थी, अपना एक झंडा था, इसलिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनको क्या किया गया, पीएम कहा गया, यानी कि प्रधानमंत्री कहा गया। ठीक है। दूसरा क्या, उसके बाद और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ लागू कर दी गई और कहा गया ये कि जब तक यहाँ की समस्याएं ठीक नहीं हो जाती, है ना, ये जो अभी वर्तमान स्थिति जो है वो स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे धारा 370 लागू रहेगा। ठीक। और जब स्थितियाँ समान हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तो इसको भारत में मिला लिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें का 179 नंबर कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे, अथवा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान क्या थे। यानी कि आनंदपुर साहिब पंजाब में एक जगह है जहाँ पे क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, यानी कि एक मीटिंग हुआ था जिसमें एक प्रस्ताव रखा गया था अकाली दलों द्वारा, है ना। तो उस प्रस्ताव का कुछ मांग था, है ना, जिसमें कुछ विवाद हो गया और उसी विवाद को पूछा जा रहा है कि विवाद का क्या कारण था। ठीक है। तो कारण था क्या कि देखते हैं थोड़ा सा। 1970 के दशक में क्या हुआ कि अकाली जो दल था, अकाली यानी पंजाब में अकाली दल एक पार्टी है जो चुनाव लड़ती है ना, राज्य स्तर पर। तो 1970 के दशक में अकालियों की जो दल था उनको कांग्रेस पार्टी से कुछ चिढ़ हो गई थी, मतलब कि वो लोग थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे कांग्रेस पार्टी से, है ना। अब नाराज़ होने का कुछ कारण था, क्या कारण था कि वो जो सिख थे और हिंदू, वहाँ के जो सिख और हिंदू जो दो धर्मों के जो लोग थे, इन दोनों में, सिख और हिंदुओं में जो दलित थे, दलित मतलब हुआ कि जो पिछड़े थे, उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हो गया, यानी कि कांग्रेस को उनका समर्थन प्राप्त हो गया और इन्हीं के कारण इनको अकालियों को चिढ़ बढ़ गया, यानी कि ये थोड़ा सा नाराज़ हो गए। ठीक। अब क्या हुआ कि अकालियों ने पंजाब में एक स्वायत्ता की मांग की, यानी कि अकाली जो दल था उन लोगों ने क्या किया कि कहा कि हमें पंजाब में स्वायत्त कर दी, मतलब आज़ाद कर दीजिए, हम लोग अपने आप चुनाव लड़ सकें। ठीक। अब हुआ क्या, ये मांग रखा था उन्होंने 1973 ईस्वी में, कहाँ पे, आनंदपुर साहिब में जो मीटिंग हुआ था उसी में ये प्रस्ताव रखा गया था। 1973 में आनंदपुर साहिब में जो
मीटिंग हुआ उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि अकाली दल जो है, अकाली जो है, उनको आप स्वायत्ता प्रदान कर दीजिए, यानी कि आज़ादी प्रदान कर दीजिए, ताकि वो अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ सकेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि अकाली दलों ने ये मांग रखा और आनंदपुर साहिब में उसको पारित करवा लिया, यानी कि वो पास हो गया कि हाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे अकेले अपना क्षेत्र में। अब क्या हुआ, इसमें ये बात कही गई थी कि क्षेत्रीय स्वायत्ता हमें प्रदान की जाए, मतलब अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए। ठीक है, उसके बाद इसमें ये बात कहा गया था कि केंद्र और राज्य का जो संबंध है उसमें कोई मतभेद नहीं आएगी, वो ठीक ठाक रहेगा, नहीं कि केंद्र में जो सरकार लड़ेगी और जो राज्य में लड़ेगी उनमें दोनों में मतभेद नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ के जो सिख लोग थे वहाँ पंजाब में, इस कारण क्या हुआ, जब इनको ये स्वायत्ता मिल गई तो उन कारण क्या हुआ कि पंजाब में सिखों का बोलबाला हो गया और ये लोग थोड़ा सा बढ़ गए। ठीक है, अगला इसमें का क्वेश्चन है, देखते हैं 180 नंबर जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा इसके बाद देखते हैं, पहले 181 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो 181 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद क्या है, यानी कि अपने क्षेत्र में जो चुनाव लड़ा जाता है ना, और अपने क्षेत्र के बारे में जो बोलबाला होता है उसको क्षेत्रवाद कहा जाता है। तो क्षेत्रवाद में होता क्या है, ठीक है, वास्तव में क्षेत्रवाद है क्या, देखो। तो क्षेत्रवाद जो है वो भारतीय राजनीति का, जो भारतीय राजनीति है इसका क्षेत्रवाद एक क्या है, प्रमुख विशेषता है, यानी कि क्षेत्र के आधार पर अपने हर एक क्षेत्रों में हर एक लोगों का वर्चस्व हर एक क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय लोगों का वर्चस्व होता है। अपने अपने क्षेत्रों के सब लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा ये अपने अपने क्षेत्रों के जो सभी जितने जो ये चुनाव लड़ने वाले होते हैं लोग, वे अपने अपने उनका अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व होता है, यानी कि थोड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि क्षेत्रवाद जो है वो भारतीय राजनीति का प्रमुख विशेषता है। ठीक, जो राजनीतिकों की पहचान होती है जो, उसमें क्या है, क्षेत्रीय पहचान प्रमुख आधार होता है। जो राजनीतिक पहचान होती है उसमें क्षेत्रीय पहचान प्रमुख आधार होता है। और ये जो क्षेत्रवाद होता है उसका विशिष्ट कारण क्या है, क्षेत्रवाद जो होता है वो विशिष्ट संस्कृति, भाषा, भौगोलिक परिस्थिति या प्रजाति के आधार पर किया जाता है। यानी कि क्षेत्रवाद की प्रमुख जो नीति होती है वो किसके आधार पर की जाती है, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, भौगोलिक के आधार पर और परिस्थिति या जाति के आधार, प्रजाति के आधार पर, इन सब आधारों पर क्षेत्रवाद किया जाता है और क्षेत्रों में राजनीति की जाती है अपने अपने क्षेत्रों में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि अगला है तुम्हारा लेसन 9, जिसमें भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ना है और भारतीय राजनीति में नए बदलाव पढ़ना है तुमको, यानी कि भारतीय राजनीति में नए बदलाव क्या है। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 189 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन, यानी क्वेश्चन है तुम्हारा कि क्वेश्चन है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, पहला इसमें 189 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो देखो गठबंधन सरकार क्या होता है, हम पीछे भी पढ़े हैं और पहले पढ़ चुके हैं कि जब चुनाव में विभिन्न पार्टियां भाग लेती है और सभी चुनाव लड़ती है, जब चुनाव में किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लायक बहुमत नहीं मिल पाता है, किसी एक पार्टी के पास उतनी बहुमत नहीं होती है जितना से वो सरकार बना सके, तो इस स्थिति में क्या करती है कि विभिन्न पार्टियां, 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में संयोग कर, आपस में मिल करके और सरकार बनाती है। ठीक है, जिसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक, यानी कि गठ और बंधन, गठ का जो बंधन होता है, यानी कि जो पार्टी का जो बंधन होता है, बंधन में जुड़ाव, अलग अलग पार्टियों का जो मेल होता है उसी को कहा जाता है गठबंधन। ठीक, तो गठबंधन में अलग अलग पार्टियां मिल करके और सरकार बनाती है। कब बनाती है,
जब किसी एक पार्टी के पास सरकार बनाने के लायक बहुमत नहीं होता है। ठीक है, इसमें अब देखते हैं 190 नंबर क्वेश्चन। तो 190 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको लिख लेना। कैसे लिखोगे गठबंधन को, कि जब चुनाव में किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लायक बहुमत नहीं मिल पाती है, तो इस स्थिति में, इस परिस्थिति में विभिन्न पार्टियां, यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में अलायंस करके, यानी कि मिल करके सरकार बनाती है, तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। ठीक, अगला देखते हैं कि 190 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि सुशासन क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। सुशासन, सुशासन क्या है और इसकी विशेषता को लिखें। सुशासन देखो क्या होता है। सुशासन मतलब हुआ कि अच्छा शासन। जब हमारा सरकार होती है, जब सरकार कुछ ऐसे कार्य करती है, ऐसे कार्य करती है जिसे देश के अंदर जनता को किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होती है, सबके साथ न्याय अच्छा से, सबको रोजगार मिलता है ना, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, जाति रंग धर्म समुदाय स्थान आदि आदि के आधार पर जब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सबके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाता है, किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होती है, तो उसी को कहा जाता है क्या, सुशासन। ठीक, तो सुशासन की कुछ क्या है विशेषता है। पहली विशेषता क्या है, अगर सुशासन है तो उसमें क्या होगा, शासन में जन सहभागिता होगी। जन सहभागिता का अर्थ हुआ कि जो शासन चल रहा होगा, यानी कि सरकार होगी, उसमें जनता के सहभागिता होगी, यानी कि जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार होगा। ठीक, दूसरा क्या है, कानून का शासन होगा, यानी कि जो सरकार होगी, जो देश को चलाया जा रहा होगा, वो कानून के आधार पर चलाया जा रहा होगा। ये न कि जो किसी एक व्यक्ति या जो शासक है वो जैसे मन किया वैसे कानून लगा दिया, तो उसमें नहीं। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जो कानून बनाया गया है, या जो देश का जो संविधान है, उस संविधान के में जो कानून है, उसी के आधार पर जब देश चलाया जाता है, तो उसी को कहते हैं कानून का शासन। कानून का शासन मतलब देश का जो संविधान है उसमें जो कानून बनाया गया है, उसी कानून के आधार पर अगर देश को चलाया जा रहा है, तो उसको कहेंगे हम कानून का शासन। ठीक, तीसरा क्या है इसका विशेषता, कि शासन में पारदर्शिता, यानी कि शासन ऐसे चलाया जाए ताकि देश के किसी भी नागरिक को न लगे कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, किसी एक वर्ग को ऐसा न लगे कि हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है, तो उसी को बोलते हैं क्या, शासन में पारदर्शिता। अगर ऐसा लगता है किसी नागरिक को कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है और जाति रंग या धर्म के आधार पर, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम शासन में पारदर्शिता नहीं कहेंगे। ठीक, अगला 4 नंबर इसमें कहा है कि शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो। मतलब जो शासन चल रहा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी, मतलब जनता को कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, किसी भी नागरिक को कोई समस्या हो रही है, तो उसके लिए सरकार उत्तरदायी हो, यानी कि सरकार जवाबदेही हो, उसकी व्यवस्था, उसका देखरेख सब कुछ सरकार करे। ठीक, उसके बाद अगला है शासन सर्वसम्मति पर आधारित हो, यानी ऐसा ना हो, शासन सर्वसम्मति पर आधारित का अर्थ हुआ कि ऐसी शासन हो जिसमें सबकी, मतलब कि सर्वसम्मति का अर्थ हुआ कि जो शासन में, यानी कि सरकार में जितने लोग हैं सबकी सहमति से सरकार चले, यानी कि कोई भी काम हो, कोई भी कानून पास करना हो, या कोई नीति लगाना हो, या कोई बिल पास करना हो, या कोई वैकेंसी निकालना हो, तो सबके सहमति होना चाहिए। यानी ऐसा ना कि किसी के मन में आया है ना और वो कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी सहमति पर क्या होना, आधारित होना चाहिए शासन। दूसरा क्या है, अगला 6 नंबर है कि शासन न्यायपरक एवं समावेशी हो। न्यायपरक एवं समावेशी, न्यायपरक का मतलब हुआ कि जो शासन चलाया जा रहा है
उसमें सबके साथ न्याय हो, है ना, और समावेशी, मतलब कि सबके साथ समान न्याय हो। ऐसा ना कि किसी के कोई अमीर या कोई गरीब है, तो अमीर है तो उसके पक्ष में हम न्याय दे दें, है ना, गरीब को हम उसके साथ अन्याय कर दें, तो उसको हम न्यायपरक और समावेशी शासन नहीं कहेंगे। ठीक। अगला है 7 नंबर कि शासन प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण हो, मतलब ऐसा शासन हो जिसका कुछ प्रभाव हो। ऐसा ना हो कि सरकार कुछ नियम लगाए और उसको कोई माने नहीं, तो उसको कहेंगे क्या कि प्रभावहीन है। तो सरकार ऐसा हो, शासन ऐसे तरीके से चल रहा हो जिसमें क्या हो, कुछ प्रभाव हो, यानी कि सरकार कोई कानून बनाती है, कोई नियम लगाती है, तो उस पर उससे जो वहाँ की जनता है वो माने उसे, है ना। और दक्षतापूर्ण, यानी कि सरकार क्या हो, उसमें दक्ष हो। दक्ष मतलब कि आज़ाद हो और एकदम सही तरीके से आज़ाद हो, ताकि वो किसी जो कानून बनाए वो सही तरीके से लोगों पर लागू हो। अगला क्या है, शासन जिम्मेवार हो। जिम्मेवार का मतलब हुआ कि जब सरकार है तो जनता के सामने जो भी समस्याएं आती है उनका जिम्मेदार सरकार को लेना चाहिए। ठीक, सरकार जिम्मेदार हो, कोई भी समस्या आ रही है तो उसका लिए सरकार जिम्मेदार हो, ताकि सरकार उस समस्या का समाधान निकाले। ठीक है, तो ये क्या है, सुशासन का कुछ विशेषताएं हैं, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरह से। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर कि 192 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या मुद्दा क्या था। अयोध्या का मुद्दा क्या था। ठीक है, तो अयोध्या मुद्दा क्या है कि देखो, अयोध्या मुद्दा क्या है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है, तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में वहाँ पे एक मंदिर था, है ना, और एक शासक जिसका नाम था मीर बख्शी। तो जो मीर बख्शी था उसने क्या किया कि अयोध्या पर आक्रमण किया और वहाँ जो मंदिर था उसको तोड़ दिया और उस पर उस पर मस्जिद बनवा दिया। तो ऐसे ये मुद्दा पिछले 60 सालों से हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक विवाद का कारण बना हुआ है, जिसमें न्यायालय 60 सालों से इस पर निर्णय नहीं दे पा रहा था। ठीक है, अब तो इसका मसला हल हो चुका है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अब वर्तमान में तो इसकी जो मुद्दा है वो सुलझ चुका है ना। तो देखो, अब इसमें ये था कि लोग, जो हिंदू लोग थे, वो कहते थे कि ये श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पे प्राचीन समय में श्री राम की मंदिर थी और लोग इसे आस्था के रूप में मानते थे, पूजते थे। जब मीर बख्शी ने आक्रमण किया तो उस मंदिर को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया और उस पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो यही कहा हुआ कि अब मस्जिद को तोड़ना और फिर मंदिर बनवाना, ये थोड़ा सा हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच क्या है, अराजकता यानी कि युद्ध की समस्या बना हुआ था, है ना, जो कि आज तो इसका समस्या ठीक हो गया है ना। ये तो अब सरकार ने इस 2019 में इस मसला का हल निकाल दिया, है ना, और ये इससे किसी प्रकार की कुछ दंगा फसाद नहीं हुआ, ये अच्छे तरह से मुद्दा ठीक हो गया। ठीक है, कैसे कि इसको बताएंगे कैसे कि अयोध्या मुद्दा क्या है, कि बताएंगे कि प्राचीन समय में अयोध्या में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में अयोध्या में एक मंदिर था जिस पर मीर बख्शी ने आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, है ना। हिंदू लोग मानते हैं कि यहाँ प्राचीन समय में यहाँ पर श्री राम का मंदिर था और यहाँ पे लोग पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे अपना, है ना। जब से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया तब से विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है, देखो
एक क्वेश्चन छोड़े थे हम 80 नंबर, है ना। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो 8 लेसन का है, सॉरी 180 नंबर जो क्वेश्चन है वो 8 लेसन का है, यानी कि 8वां का। उसमें क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय दलों के विकास के कारण बताइए, यानी कि भारत जो है इसमें क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है ना। तो इनका विकास का क्या कारण है कि ये क्षेत्रों में अलग अलग दल का विकास हो गया है। ठीक, तो देखो भारत क्या है, विविधता वाला देश है, यानी कि अलग अलग हर एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग पाए जाते हैं, और जिनके कारण क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि ये दल विकास कैसे होता है, तो पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, जिसके कारण अलग अलग राजनीतिक दल पाए जाते हैं, यानी कि क्षेत्रीय दल पाई जाती हैं। ठीक, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, जब किसी बड़ी पार्टी में किसी नेता को लगता है कि इस पार्टी में अब हमें उचित स्थान नहीं मिल रहा है, हमें जैसे मिलना चाहिए स्थान वो नहीं मिल रहा है, तो वो नेता क्या करता है, उस पार्टी से अलग होकर के और एक अपना अलग पार्टी बना लेता है, जिसके कारण क्षेत्रीय दल का निर्माण हो जाता है, विकास हो जाता है। तीसरा कारण क्या है कि जब किसी बड़े दल में रहने वाले जितने नेता होते हैं आप उनमें आपसी तालमेल नहीं बन पाता है, यानी कि आपस में संघर्ष करने लगते हैं, उनके बीच में आपस में संघर्ष होने लगता है, आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है, यानी कि बातें नहीं बन पाती है। तो उसमें से अलग कुछ नेता अलग होकर के और अलग पार्टी बना लेते हैं, जिससे क्षेत्रीय दल का विकास हो जाता है। तीसरा कारण है। चौथा कारण क्या है कि कुछ जो नेता होते हैं किसी बड़े दल में या किसी भी दल में, वो क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि अगर हम इन दल से निकल करके और एक अलग दल बना लेंगे तो कहीं हम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, है ना, और अपना प्रभाव बनाने के लिए उस किसी पार्टी से अलग होकर के और एक अलग दल बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों को जाति धर्म और समुदाय के आधार पर अलग अलग करके और उनका समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कुछ कारण है, इन्हीं कारणों से भारत में क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। ठीक है।